Hello, dear bankers. Welcome to EduTap under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने शॉर्ट कंसेप्ट्स को डेली बेसिस पर कवर कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फर्दर स्टडी करने के लिए है। हमने प्रीवियसली पिछले लेक्चर में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बेसिक्स को समझा, जहां पर हमने गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल बेस को समझा। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को अपनी डिवाइस में अवेल कर सकते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए था, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और उसके आंसर को जान लेते हैं कि उसका आंसर क्या था। तो क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इनमें से कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल डायरेक्टली गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे बेस्ड है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर बी, ऑप्शन बी, यानी कि चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम फर्दर अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझेंगे और हम आज सीखेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड और साथ ही साथ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के साथ। सोचिए कि एक शॉप का ओनर है। अब ओनर का पर्सनल खर्चा और बिजनेस का खर्चा दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट? क्या बिजनेस का खर्चा ओनर का खर्चा माना जाएगा? नहीं। और क्या ओनर का पर्सनल खर्चा, यानी अगर उसने घर के लिए सपोजिंगली सब्जी खरीदी है, तो क्या वो सब्जी खरीदना, क्या वो जो एक्सपेंस है उसके लिए वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अकाउंटिंग यही कहती है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस का पैसा, बिजनेस की एसेट्स अलग हैं, और बिजनेसमैन का पैसा और बिजनेसमैन की एसेट्स, यानी प्रोप्राइटर का पैसा, ओनर का पैसा और उसकी एसेट्स बिजनेस से बिल्कुल अलग है। इसी कंसेप्ट की वजह से जो भी मनी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो मनी बिजनेस के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। वो मनी बिजनेस के लिए एक देनदारी है, यानी कि बिजनेस ने ये जो कैपिटल वाला पैसा है वो अपने ओनर को एक ना एक दिन वापस करना है। मनी जितनी जितनी ओनर बिजनेस में मनी लगाता जाएगा, बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता जाएगा, उतना बिजनेस की लायबिलिटी उस ओनर को लेकर बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे वो पैसे को अगर निकालता जाएगा तो उतनी उतनी लायबिलिटी बिजनेस की ओनर के लिए कम होती जाएगी। क्लियर? सिंपल सी टर्म में सिर्फ इतनी सी बात है कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो ये कह रहा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, और इसी वजह से जो भी पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा बिजनेस ने एक ना एक दिन अपने ओनर का वापस करना है, और वो बिजनेस के लिए क्या होगी? एक लायबिलिटी होगी, एक देनदारी के नाम रूप में रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नाम से ही पता चल रहा है मनी मेजरमेंट। अब मनी मेजरमेंट से क्या मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शंस, आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट उसी अकाउंटिंग जो हमने एक अकाउंटिंग के बारे में सीखा था या अकाउंटिंग का एक बेसिक पढ़ा था, उसी को ही एलैबोरेट कर रहा है, और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी वही बात कह रहा है, या इसी कंसेप्ट पे बेस्ड वो जो टर्म है वो निकल कर आई थी कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं अगर वो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती तो हम उन्हें अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वैसे भी अगर आप ऑनेस्टी, गुडविल, रेप्यूटेशन की बात करो तो क्या आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अगर एक सीईओ ने
अपने एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्ट करने के लिए, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे काम हैं उनका टाइमली कंप्लीशन करने के लिए एक लेक्चर दिया। और उस वजह से क्या हुआ, रिजल्ट्स भी आए, एम्प्लॉयज़ बूस्ट हुए, मोराल बूस्ट हुआ उन लोगों का, और काम जो है वो बहुत अच्छा हुआ। तो क्या जो सीईओ का लेक्चर डिलीवरी है उसको हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। क्या हम उसको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए ये जो लेक्चर अगर सीईओ ने दिया तो ये लेक्चर जो है इसको हम अपनी अकाउंटिंग फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेयर एज अगर यही लेक्चर बाहर से आकर किसी प्रोफेशनल ने दिया होता, या फिर उस प्रोफेशनल ने जब वो लेक्चर दिया उसके बदले में सपोजिंगली उसने 5 लाख रुपीस जो हैं वो चार्ज किए होते, तो दोज 5 लाख रुपीस कैन बी मेजर्ड, यानी उसे मापा जा सकता है, उसको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है। तो वो 5 लाख रुपए एज अ प्रोफेशनल फी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एग्जिस्ट करती। अगर एक बिजनेस ने लैंड खरीदा, 10 लाख का लैंड खरीदा, तो उसको मेजर, एक्सप्रेस और क्वांटिफाई किया जा सकता है, यानी कि उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में मेजर हो रही है तो वो रिकॉर्ड होगी, अगर वो मनी की फॉर्म में मेजर नहीं हो रही तो वो फाइनेंशियल बुक्स में, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि हम ये मानकर चलते हैं कि मनी की वैल्यू जो है वो स्टेबल रहेगी, मतलब मनी की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्या ये स्टेटमेंट रियलिटी में पॉसिबल है? तो नो, बिकॉज इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो इन्होंने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को बनाते हुए कंसीडर नहीं किया। दूसरी लिमिटेशन ये है कि कोई भी नॉन मॉनेटरी इवेंट, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं ऑनेस्टी और हम और फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, वो हमारे फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। वो बिजनेस के लिए कितने भी इंपॉर्टेंट हो बट वो मनी की फॉर्म में मेजर नहीं हो रहे, इसलिए वो फाइनेंशियल बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। देन कम्स अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को समझने के लिए आप ये समझिए, हमने लास्ट लेक्चर में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे हमने कहा था कि एक बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलता है ना। एक बिजनेस की इंटेंशन क्या होती है कि वो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करेगा। तो रियल प्रॉफिट्स, रियल लॉसेस तो तभी पता चलेंगे जब बिजनेस क्लोज हो जाएगा, बट टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी चाहिए, टाइम टू टाइम नॉलेज भी चाहिए कि कितना हमारे पास प्रॉफिट या लॉस इस ईयर में जनरेट हो रहा है या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बिजनेस की पूरी लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट को हमने क्या कहा, हर पार्ट को हमने एक अकाउंटिंग पीरियड का नाम दे दिया। अब अकाउंटिंग पीरियड जो है, जैसे ही वो अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, उस पीरियड के एंड में आप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे और एसेट लायबिलिटी के स्टेटस के बारे में पता करेंगे कि इस टाइम पीरियड पे हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स एग्जिस्ट करती हैं और कितनी लायबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर? तो बिजनेस की पूरी लाइफ को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर छोटे पार्ट को हमने क्या कहना शुरू कर दिया, एक अकाउंटिंग पीरियड। यूजुअली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। यही हमारा इनकम टैक्स एक्ट बीसी अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करता है, और आप किसी और पीरियड को भी फॉलो कर सकते हैं, बट फॉर टैक्स पर्पसेज आपको इसी अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करके अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस निकालने पड़ेंगे और अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो अकाउंटिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, सिंपली बिजनेस की लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को हमने क्या बोल दिया, एक अकाउंटिंग पीरियड। यूजुअली 12 मंथ्स के पीरियड को एक अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, बट वो आपका कोई भी पीरियड हो सकता है। इट कुड बी फॉर 6 मंथ्स, फॉर 8 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से ही डबल एंट्री बुककीपिंग की बात स्टार्ट हुई। हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था कि लुका पेसियोली, उन्होंने 1494 में अपनी एक बुक सम्मा में डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में मेंशन किया था, राइट? तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट उसी डबल एंट्री बुक कीपिंग से रिलेटेड है। आइए समझते हैं कि ये क्या है।
एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, एक शॉपकीपर है और एक कस्टमर है। शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रही है जहां पर एक कस्टमर डिमांड कर रहा है कि उसे एक ड्रेस चाहिए और उस ड्रेस के बदले में शॉपकीपर ने उससे 1000 रुपीज़ मांगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा शॉपकीपर के अकाउंट पे कि शॉपकीपर का जो कैश बैलेंस है वो 1000 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही कस्टमर उसे 1000 रुपीज़ पे करेगा, शॉपकीपर को इमीडिएटली उसके कैश बैलेंस में 1000 रुपीज़ का इंक्रीज आ जाएगा। और वहीं उसी टाइम पे शॉपकीपर के जो शॉप में ड्रेसेस पड़ी हैं उन ड्रेसेस में से एक ड्रेस कम हो जाएगी, यानी स्टॉक ऑफ ड्रेस 1 रुपीज से 1 यूनिट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कस्टमर का अकाउंट देखते हैं, तो कस्टमर के अकाउंट में कस्टमर ने अगर 1000 रुपीज़ कैश दिया, यानी कस्टमर का 1000 रुपीज़ का कैश बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। और कस्टमर ने एक ड्रेस उसके बदले में ले ली, तो कस्टमर का ड्रेसेस का जो स्टॉक है वो 1 यूनिट से बढ़ गया। यही ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, यही डबल एंट्री बुककीपिंग है। वो ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट है, कम से कम 2 इफेक्ट है, एक साइड इंक्रीज और एक साइड यूजुअली डिक्रीज। तो यहाँ पे हमने देखा अपने एग्जांपल में कि शॉपकीपर के अकाउंट में भी 2 इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कैश में और स्टॉक में, और वहीं कस्टमर के अकाउंट में भी 2 इफेक्ट्स आ रहे हैं, जहाँ पे कैश में और स्टॉक में। तो हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, मल्टीपल डेबिट्स और सिंगल क्रेडिट, वेयर एज मल्टीपल क्रेडिट्स और सिंगल डेबिट भी हो सकता है। अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा एक अकाउंट दिखता है। हम इसे आने वाले लेक्चर्स में जहां हम लेजर सीखेंगे वहां पे हम इन अकाउंट्स को प्रैक्टिकली बनाकर देखेंगे कि किस तरीके से अकाउंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। एक साइड अकाउंट की डेबिट और एक साइड क्रेडिट होती है, इसको हम यूजुअली टी शेप अकाउंट बोलते हैं। ये देखिए, ये ऐसे टी की तरह आपके सामने बना हुआ है। इसकी लेफ्ट और इसकी राइट साइड जो है वो बिल्कुल सेम है। लेफ्ट साइड भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल का कॉलम और अमाउंट कॉलम है। ऐसे ही राइट साइड भी बिल्कुल सेम, राइट यानी क्रेडिट साइड भी बिल्कुल सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो और अमाउंट का कॉलम है। ऊपर नाम आ जाता है, जिस भी अकाउंट से रिलेटेड, जिस भी पर्सन से, जिस भी चीज से रिलेटेड ये अकाउंट है, उस अकाउंट का नाम ऊपर आ जाता है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में कम से कम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, हर ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होगा ही होगा। हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट जो है, डबल इफेक्ट हमेशा आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो मई 2025 के जैब AFM एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन एसेट्स कांट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट इन द प्रेजेंट फॉर्म एज वी आर एडहेरिंग टू डैश कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट कहता है कि ह्यूमन एसेट्स जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होंगी? तो ह्यूमन एसेट क्या है, मनी की फॉर्म में क्वांटिफाई नहीं हो सकती, यानी कि वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो कौन सा कंसेप्ट कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि ह्यूमन एसेट्स को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस यूज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर पर्सनल पर्पसेस विदाउट मेकिंग एनी कैश पेमेंट। प्रोप्राइटर ने ऑफिस का फर्नीचर यूज किया है अपने पर्सनल यूजेस के लिए, लेकिन उसके बदले में कोई कैश पेमेंट नहीं यूज की है। तो इस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? देखिए, जहां पर मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। मतलब जो पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाया उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। वहीं पर जो भी पैसा या जो भी एसेट अगर कोई बिजनेस से प्रोप्राइटर ने यूज करी है अपने लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम इसको एज अ ड्रॉइंग जो है वो रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, बिकॉज ये वो पैसा है या वो एसेट है जो बिजनेस से प्रोप्राइटर ने अपने, या बिजनेस से ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे अगली वीडियो में, हम इसका अगले लेक्चर में हम इसका आंसर देखेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके देंगे। आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। मैं आपको उन कोर्सेज से वॉक थ्रू करवा देती हूँ कि कैसे उन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में आप edutab.co.in सर्च करेंगे
तो हमारी वेबसाइट आपको विजिबल होगी। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। हमारा मास्टर कोर्स जो कंप्लीट कोर्स है, जिसमें प्रीवियस ईयर कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, साथ ही साथ कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। वेयर एज अगर आप हमारा लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। इफ़ यू फील लाइक कि आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो हमारी एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हमारी टीचिंग स्टाइल को देखने के लिए आप हमारा एक 3 आवर्स का ट्रायल कोर्स भी ले सकते हैं, जो कि आपको 1 रुपये की फ़ी पेमेंट से अवेल हो जाएगा। इन कोर्सेज को जब भी आप बाय करेंगे, इन कोर्सेज को बाय करते टाइम हमारा डिस्काउंट कोड जो भी उस टाइम पे प्रिवेलेंट होगा, उस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको जो है डिस्काउंट्स की एक्सेसिबिलिटी हो पाए। फर्दर आज का टॉपिक जो है वो आई होप आपके डाउट्स इससे रिलेटेड नहीं होंगे, बट स्टिल इफ देर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं। और किसी टाइप की क्वेरी या डाउट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। टिल देन अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई में और मेहनत कीजिए, और आपका जो जैब एग्ज़ाम है, जैब AFM एग्ज़ाम है या और भी जो आपका कंप्लीट जैब एग्ज़ाम है, वो आपका क्वालिफाई ज़रूर होगा। तो जैब ऑन द गो मिलते हैं अगली जैब ऑन द गो सीरीज़ में, जहाँ पर पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, साथ चलती है।